अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं अनीला ज़का। कहते हैं कि मफाद का आदी शख्स रिश्तों की महक से महरूम रहता है। आज मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया के एक गांव का ऐसा वाक़या आपके सामने रखने जा रही हूं जिसे देखकर दिल दहल जाए, रूह लरस जाए। सगा भाई ही अपने सगे भाई के खून का प्यासा निकला। वो भाई जिसने बाप बनकर पाला, उस 6 साल के बच्चे को परवान चढ़ाया और सिर्फ उसको ही नहीं, उसकी शादी के बाद उसकी औलाद के अखराजात भी वो बाप नुमा भाई बर्दाश्त कर रहा था। उसी औलाद नुमा भाई ने उठकर उसे बेदर्दी से सिर्फ 1 कनाल ज़मीन के पीछे कत्ल कर दिया। ऐसा क्यों हुआ और फिर इस कत्ल को मजहबी रंग देकर इंतशार फैलाकर इलाके में कितना बड़ा खून खराबा करने की कोशिश की गई, ये तमाम चीज़ें आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको दिखाने जा रही हूँ और सबक देने जा रही हूँ उन तमाम लोगों को जो रिश्तों को मसल डालते हैं। आइए दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मरकब सिंह बशीर। साउंड माइंड हैं, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे भी मालूम होते हैं। तालीम कितनी है आपकी? एफ ए किया हुआ है। साहिब औलाद है जी, साहिब हैसियत है जी, सियासी पार्टी से भी ताल्लुक वाबस्तगी है। इतना बाशऊर इंसान जिसकी सियासी पार्टियों से वाबस्तगी भी हो, जो दुनियादार हो, दीनदार भी माशाल्लाह आप लगते हैं क्योंकि दाढ़ी रखी हुई है, मैं इसी वजह से शायद आपको आप भी कह रही हूँ, अपने ही भाई को कत्ल करके आज इस हालत में यहाँ क्यों मौजूद हो? बस जब अनहोनी किसी ख़ानदान में भी आती है, इंसान की अक्ल पे शैतान पर्दा डाल को इन्हीं अल्फाज में बंद करूँगा। शैतान ने पर्दा डाला? बिल्कुल ऐसे। हुआ क्या था? मामला शुरू कहाँ से हुआ था? ये शैतान का पर्दा शुरू किस नहज से हुआ था? हमारे कुछ ज़मीनी मामलात थे जो एक अरसे से चले आ रहे थे, 12-15 साल से। तो बिल आखिर क्या थे ज़मीनी मामला? कुछ ज़मीनी लेन देन था हम भाइयों का आपस में। तमाम भाइयों का या सिर्फ नहीं, उसी भाई? सिर्फ मेरा और उनका। अच्छा। सिर्फ मेरा और उनका था। और नतीजा ये निकला। मुझे खुल के बताओ कि हुआ क्या था। जी मैं खुल के बता रहा हूँ। नहीं, बड़ा आप कंपाइल कर रहे हैं उसको एक लाइन के अंदर। जी जी। आपका जाहिर है 15 साल से चल रहा था, तो 10 मिनट की बात तो आप बता ही सकते हैं ना। बस जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है उस दिन उनसे तू तकरार हो गई। पहले भी होती थी? नहीं, पहले इस हद तक नहीं होती थी। उस दिन तू तकरार हो गई और तू तकरार की वजह क्या थी? प्रॉपर्टी में लेन देन में क्या आप नहीं देते थे उनको? नहीं, उनके पास थी। कितनी प्रॉपर्टी? करीबन 1 बीघा 1 कनाल। खुद खरीदी थी? जी मैंने खुद खरीदी। यहाँ पर नाज़रीन मैं मुदई फैमिली को शामिल करूंगी और मैं सुनवाऊंगी कि उस प्रॉपर्टी का मामला वो क्या बताते हैं कि प्रॉपर्टी किसकी थी। आइए पहले मुदईयों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे ये सारा हुआ? मेरे 2 भाई सबसे बड़े जो बाहर होते हैं, एक फ्रांस होता है, एक कुवैत होता है। तो मैं गुजरात गया था क्रिकेट खेलने के लिए। तो मुझे कल गए कि मेरे वालिद साहब छत से गिरे हैं। तो जब मैंने वापस आके देखा, मुझे घर से कल गए, छत से नहीं गिरे, उन्हें फायर लगा था। हम सोच भी नहीं थे सकते कि फायर लग सकता है या कोई फायर कर सकता है। जब पता चल गया था फायर लगा तो शकों को शुबहत क्या गए थे कि किसी से लेन देन था, कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था, ना ही कोई ऐसा क्लो था। लेकिन चलते चलते पुलिस वालों के तावन से वही बात निकली कि घर में था कोई। अच्छा। तो मेरे क्यों किया होगा उसने ये सब? जायदाद की वजह से किया होगा उसने सब कुछ। जायदाद मतलब आप लोगों की क्या कोई आपके वालिद के नाम थी? इंतकाल सारी जगह मेरे वालिद साहब ने खुद परचेज की हुई है, किसी के भी ना ही दादा के ना ही किसी भाई का कौन हिस्सा, सब कुछ उनका अपना ही है, उनकी अपनी मेहनत की है क्योंकि वो 47 साल बाहर रहे। आप लोगों के चचा आप लोगों के साथ भाग दौड़ भी करते रहे। मैंने ये भी सुना कि उन्होंने ये कहा कि मुझे आज लगा कि मेरा बाप चला गया दुनिया। हाँ जी, वो शोर तो उन्होंने ऐसे ही डाला कि मुझे आज लगा कि जैसे मेरा बाप चला गया। लेकिन ये सब उन्होंने जायदाद की वजह से, कि उनका दिल यही था कि 2 भाई बाहर है तो 2 इधर हैं, एक उसको भी बाहर भेज के तो मैं टोटल जायदाद पे या हमारी मार्की है उस पर कब्जा करके बैठ जाऊँ, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इन 4 माह में आपने जो स्ट्रगल की और आपके चचा ने जिस तरह आप लोगों को दूसरे लफ्जों में कहें कि बेवकूफ़ बनाने वाली बात थी, घुमाने वाली बात थी, वो बस ऐसे ही हमें बताते थे। कभी कहते थे गांव में से ये आदमी है, कभी ये आदमी है, आप इसको नॉमिनेट कर दें,
लेकिन हमारी अल्लाह ताला से दुआ थी कि अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करे। तो वो 4 माह बाद पुलिस की काविश से ना अल्लाह ताला ने किया है कि चाचू को वो पता चल गया कि चाचू वसीम घर में से चाचू थे। सबसे ज़्यादा रोते भी हो रहे हैं, बिल्कुल सबसे ज़्यादा रोए भी वही है जैसे उनको सिर्फ दुख है और किसी को भी नहीं। अच्छा, तब भी नहीं किसी को वहम हुआ? तब भी नहीं, कि सोच भी नहीं थे सकते, ज़हन भी नहीं थी ये बात कैसा हो सकता है, ये ऐसा को कर सकता है। अच्छा, 4 माह उन्होंने आप लोगों के घर चक्कर भी बड़े लगाए होंगे? हाँ जी, चक्कर लगाते रहे, बार बार लगाते रहे। उन हर दफा कोई स्टेटमेंट चेंज करते थे? हर दफा, हर सेकंड के बाद एक दफा बात पूछी जाए, उससे बाद दोबारा पूछो, वो उनकी बात नहीं थी रहती, उनके बाद पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता। अच्छा, आपने कहा कि आपको कॉल गई थी आपके वालिद को जो है वो छत से गिरे, किसने कॉल की थी? वो मेरा कजन है तैमूर, उसने मुझे कॉल की थी। तो आपने उससे पूछा कि ये तो गोली है? मैंने उससे पूछा, लेकिन मैंने जब आके पूछा उसने कहा तुम्हारे सुनने में फर्क लगा। मैंने ये बात नहीं कि, मैंने ये कहा कि अच्छा उनके नाक में से ना खून बह रहा है, मुकर गया। मैंने 3-4 दफ़ा पूछा, मुझे यही था शायद मेरे सुनने में फ़र्क लगा हो। अच्छा। लेकिन लास्ट टाइम 2 दिन पहले वो ये भी मान गया, मैंने यही तुम्हें कहा था कि वो छत से गिरा है। बाकायदा वो लड़का मेरे पास मैरिज हॉल में काम करता रहा है। वो आपका कज़न? हाँ जी, मेरा कज़न। वो उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है सारे मामले में? उसने जो हमने देखे, जो हमें पता चला, उसने सिर्फ ऊपर से देखा। चाचू ने फायर किया था, दूसरा फायर करने लगे थे तो ऊपर से वो दोनों भाई आगे उन्होंने देख लिया। तो छुपा क्यों रहे थे वो? डर। आपके चचा बार बार जो बयानात बदल रहे थे, उससे कुछ महसूस हुआ था? मैं तकरीबन जब आया हूँ जनाजे के टाइम से, मैं बाहर से आया हूँ, तो मैं उनके साथ ही था। तो वो डेली कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई डेली नया बहाना कि ये वो ऐसे कर रहा है, फलां ऐसे कर रहा है, तो इसकी वजह से वो है। कभी कोई वहम भी नहीं गुजरा? वहम तो ज़हन में बहुत आते हैं। चचा के लिए? चचा के लिए बहुत थे, लेकिन आपके आया था वहम? हाँ, लेकिन सोच दुआ यही थी कि हमारी फैमिली से कोई आदमी ना हो। चचा के लिए क्यों वहम आया था? क्योंकि जब मेरे भाई ने, वो छोटा है, इससे छोटा है, वो पेरिस में ही है, उसने मुझे फ़ोन किया था कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। मैंने बोला कैसे? वो बोलता है कि फायर लगा है। मैंने बोला रोड पे किधर? वो बोला हवेली में। तो मेरे उसी टाइम ज़हन में आया कि वो ज़्यादा टाइम उधर ही गुजारते थे चचा के साथ ही। तो आपने भाइयों से अपने शक की इजहार किया? लेकिन उस टाइम में यही था कि अल्लाह ना करे यही हो। अपने बच्चों के लुक में उनके मुंह में डालते थे। मतलब मेरे अब्बू उनसे बहुत प्यार करते थे, तो उनकी दुनिया की सब ख्वाहिश मेरे अब्बू ने पूरी किया। जिस शख्स के लिए अपने बच्चों के मुंह का निवाला तोड़ के उसके बच्चों के मुंह में डाला जाए, और वो अपने बच्चों को इस वक्त डॉक्टर या इंजीनियर या लॉ ग्रेजुएट बनाना चाह रहा है, अपनी बेटियों को, वो खुद अपने बाप को, यानी वो बड़ा भाई जो बाप समान था, जिसने पाला पोसा, जिसने सब कुछ किया, उसे उसने मनो मट्टी के ढेर के नीचे उतारते हुए एक पल भी हिचकिचाहट महसूस ना की, कहीं जिस्म में एक झुरझरी ना आई कि अल्टीमेटली मेरी माँ से है, मेरा भाई है, मेरा खून है। एक एक चीज़ का खुलासा कि आखिर खून सफ़ेद क्यों हुआ, चंद सिक्कों की झनकार पर वो क्यों बिक गया, उसका ज़मीर बिक गया, उसने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। और उसके बाद एक और फायर मारने लगा, वो तो शायद गोली फंस गई, लेकिन वो तो शायद धज्जियाँ उड़ा देता उस दिन। इस कदर भी रिश्ते के साथ कोई खेलता है? आइए दिखाते हैं। जी, तो मुद्दइयों का कहना तो ये है कि वो प्रॉपर्टी उनके दादा की नहीं थी, उनके वालिद ने पाई पाई जोड़ के खुद खरीदी, और यहाँ तक कि आपकी बेटियां जो डॉक्टर बन रही हैं उनका अखराजात भी आपका वो भाई उठा रहा था, जिसको आप बाप भी शायद मानते थे। जी, इसमें कोई शक नहीं, आपकी बेटियों के अखराजात भी वो उठा रहे थे। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से एक तो हार्ट पेशेंट डिक्लेयर हुआ हूँ, दूसरा मेरे ब्रेन में भी कोई प्रॉब्लम क्लॉट वगैरह की डिक्लेयर हुई है। पिछले 2 साल से मैं कोई काम नहीं कर रहा, और पिछले 2 साल से मेरी बेटियों के या मेरे जो भी अखराजात हैं, मेडिकल कॉलेज के भी, हाँ जी, वो वही बियर कर रहे थे। कितनी बेटियां डॉक्टर बन रही हैं? मेरी 2 बेटियां, और बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। तमाम अखराजात कितनी बेटियां टोटल? 5 बेटियां। 5 बेटियां जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, उनके तमाम अखराजात लाखों में हैं, वो आपका ये भाई जिसको आपने मार दिया ये बेयर कर रहा था, है राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। फिर तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए था उस भाई का। जी, मैं पहले भी थोड़े से अल्फाज में कह चुका हूँ कि जब इंसान के मुकद्दर हारते हैं तो उसकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है।
बस उसी तू तकरार में मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया और ये अनहोनी हो गई। क्या कोई उकसाता था प्रॉपर्टी के लिए आपको कि मांगो जाके भाई से? नहीं, फैमिली में से कोई? तो फिर प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे हालात ही मुझे तो उकसा जब वो रहे थे। अखराजात बेयर कर रहे थे तो फिर क्यों उकसा रहे थे हालात? एक्चुअल में जो वो अखराजात बियर कर रहे थे, शायद वो मुझे भी, मैं चाहता था कि मैं खुद से अपना, जब मेरे पास वो प्रॉपर्टी है तो मैं खुद से अपना करूं, और वो खुद से करके तो मैं अपने बच्चों के लिए जो भी कर सकता हूं वो मैं करूं। उस दिन अपने भाई के पास गए तो वो हवेली पे मौजूद थे? जी मौजूद थे। वहाँ क्या हुआ? बातचीत कहाँ से शुरू हुई? गुस्सा किस नहज पे आया? अब वेपन साथ क्यों लेके गए थे? उस दिन जहन क्या था? तमाम चीज़ें मुझे बताइएगा। इसको एक लाइन में सम अप मत करें, खुल के बताओ। वहाँ कितने बजे पहुंचे? हवेली में तो करीबन सुबह मैं ही रूटीन में जाता हूँ, हवेली की सफाई सुथराई करवाता हूँ और भाईजान उसके बाद आते हैं। उस दिन भी वो अपनी रूटीन से ही हवेली आए हैं। मैं सफाई सुथराई करवा चुका था, उनसे बैठते ही ये बातचीत शुरू हो गई। बातचीत शुरू होते तलखी का रुख लेती गई। रह गई बात वेपन की, तो वेपन अक्सर हवेली ही पड़ा होता। किसका वेपन है वो? वो मेरा अपना। लाइसेंस्ड? नहीं, लाइसेंस नहीं है उसका। क्यों लेके रखा हुआ है? नौबत क्यों आई? सेल्फ डिफेंस के लिए लेकर रखा था, लाइसेंस बंद थे। दुश्मनी है कोई? दुश्मनी इस हद तक तो नहीं है, पर थोड़ी बहुत है। किससे? कुछ फैमिलीज हैं। अच्छा ठीक है, सेल्फ डिफेंस के लिए विदाउट लाइसेंस वेपन आपने रखा, जो कि पहले इट सेल्फ एक जुर्म है। अच्छा, उसके बाद फिर भाई से तू तकरार जब शुरू हुई वहाँ हवेली में, तो हाथापाई हुई? हाथापाई तो नहीं हुई। गालम गलोच हुई? हाँ जी, गालम गलोच हुई। ठीक है, गालम गलोच जब गालम इंसान, गलोच का तबादला नहीं हुआ, उन्होंने ही गालम गलोच की। फिर मुझे इस बात से गुस्सा आया कि मैं अपना हक मांग रहा हूँ और ये आज मुझे गालम गलोच भी सुना रहे हैं। तो उस गुस्से ने मेरा अपनी अकल पे जो ग्रिप थी उसे कमज़ोर कर दिया। शैतानियत गालिब आ गई और ये वक़ूआ हो गया। वेपन कहाँ से उठाया था जो पड़ा था हवेली? वेपन वहीं साथ में पड़ा होता है, साइड टेबल रखी है, उसके ड्राज में पड़ा होता जब उन पे पिस्टल तानी तो उन्होंने आगे से रेजिस्ट नहीं किया? मेरा ख्याल है कि वो शायद एक ही लम्हे में सारा कुछ हुआ है, इसलिए शायद वो रेजिस्ट कर नहीं सके। एक फायर मारा? हाँ जी। कहाँ? सर पे। दूसरा भी मारने लगे? हाँ, वो पहले वाले फायर का खौल फंस गया था गन में, दूसरा फायर वो कर नहीं सका। करना क्यों चाहते थे? एक तो गुस्से में लग गया था। वही गुस्से ही गालिब था। गुस्से में तो एक चल गया ना, तो जब एक चल जाए तो इंसान को झंझोर आती है कि मेरा भाई आ गया, मेरा खून है। तो क्या गुस्से की शिद्दत इस हद तक थी, या मैं कहूँ कि वो जायदाद का नशा आंखों पे आ गया हुआ था? नहीं, मेरा ख्याल है गुस्से की शिद्दत थी। जायदाद के नशे में हो गया? नहीं, गुस्से की शिद्दत थी। गुस्सा आया भी तो जायदाद से ना, कोई इज्जत का मामला तो था नहीं। ऐसे ही है जी। उसके बाद गुस्से में लग गया फायर, तो भाई को लेकर अस्पताल भाग जाते। खून ने जोश नहीं मारा? उस वक्त मैं खुद खौफ में मुब्तला हो गया था, मेरी अपनी अजीब सी कैफियत हो गई थी। फिर मैंने वहाँ से निकल जाना ही मुनासिब समझा। ये साहब जिस वक्त अपने भाई को मार के वहां से निकले, उसके बाद ये 4 माह तक इलाके में फिरते रहे, वहां लोगों के आगे गिड़गिड़ा के रोते रहे कि मेरा बाप नुमा भाई चला गया। वहां पर उनसे किस तरह से बात करते रहे। अहले इलाका की तरफ चलते हैं और उसके बाद पुलिस वर्जन भी आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से पुलिस ने यह मामला डिग आउट किया। ये साहब पुलिस को प्रेशराइज करते रहे
टेक्निकल होचे हटकंडे अपनाते रहे, लीगल मैटर्स, चूंकि सियासतदान थे, लीगल मैटर्स को समझते थे, कहां से किस पे प्रेशर डलवाना है, मजहबी रंगत दे के कहां से बचना है, सब जानते थे। और ये कह रहे हैं कि मुझ पे शैतानियत गालिब थी, वो इतनी गालिब थी कि वो 4 माह तक उतरी नहीं। आइए पहले मैं आपको अहले इलाका की जानिब लेके चलती हूँ और फिर पुलिस वर्जन की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ हालिया से हैं, यहाँ पे इस गाँव में इतना बड़ा वकूआ हो गया, क्या ये शख्स पहले भी आदी मुजरिम था? पहले ये आदी मुजरम तो नहीं था, लेकिन इसकी शख्सियत ऐसी थी, मतलब कि कुछ समझ ना आने वाली चीज़। लेकिन जब से ये वाक़या हुआ और उसके बाद जब से सुना गया तो बड़ा शॉकिंग सा था कि ये बंदा किस तरह अपने, मतलब कि जो एक ऐसा लबादा ओढ़े हुए है और इस तरह अपने भाई का खून वो अपनी जायदाद के लिए या पैसों की लालच के लिए, और उस भाई का जिसने उसको बाप बन के पाला हो, मतलब उसके बच्चों को तक का खर्चा जो है वो सारा वो अपनी पॉकेट से अदा करता हो, लेकिन उसके वो इस तरह कर देगा, बड़े एक मतलब कि इतना ज़्यादा वो, क्या समझते हैं, मंशियात का आदी होगा? कुछ इतना कह नहीं सकते, लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता, मतलब जिस तरह वो इतनी दाढ़ी और इस तरह का लबादा, तो उसके नीचे कि वो ऐसा वो बहरूपिया वो कैसा निकला, यानी कि मजहब की आड़ में उसने अपने ही भाई को, जब वो इतना मतलब मजहब भी जानता हो, दीन भी जानता हो, और फिर अपने भाई का खून कर दे। वो बतौर यहाँ के इलाका मकीन आपकी क्या डिमांड है, कैसे लोगों के साथ, ये इस शख्स के साथ क्या होना चाहिए? इस शख्स के साथ वो सब कुछ होना चाहिए जो एक कातिल के साथ होता है, जो कानून हमारा कहता है। फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी शख्स जो है ना, वो मतलब रिश्तों से एतमाद उठ जाता है ना। बिल्कुल सही। अगर एक भाई अपने भाई का खून इस तरह पैसों की लालच की वजह से कर देगा तो उसमें रिश्ते की क्या तकद्दुस रहेगा, रिश्ते की पामाली हो जाएगी, एक उसके तकद्दुस, उसकी हुर्मत जो है वो ख़राब हो जाएगी। आप नुमाइंदा हैं हमारे न्यू के यहाँ से, आपने यकीनन स्पॉट मामला देखे होंगे, कवर किए होंगे। ये शख्स 4 माह तक सबको बेवकूफ़ बनाता रहा, दौड़ता रहा, आप सहाफ़ियों तक भी आया लोकल यहाँ पर, और पुलिस तक भी जाके बंदे लेके जाता रहा, मजहबी रंग देने की कोशिश की। सारा किस तरह से कवर किया आपने, और फिर इसको डिग आउट मजीद किस तरह से यहाँ पर किया गया मामले को? बिल्कुल, इसके बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि मलक वसीम ऐसा शख्स होगा। ये एक हम तो इसे मलक वसीम जो है साबका काउंसलर रहा है यहाँ का, उस टाइम काफ लीग थी। अच्छा। उसका था सपोर्टर, तो ये भाइयों में सब में यही पॉपुलर था। और दूसरे भाई जो है बड़े भाई इनका जिसका मर्डर किया इन्होंने, अकील मलक अली अकील साहब का, तो वही इन्हें सपोर्ट करते थे। सियासत में भी उन्हीं के पैसों पे आया था, उनकी वजह से ये पॉपुलर था। तो हम तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि मलक वसीम जो है वो इनका कातिल निकलेगा। जब ये मजहबी रंग देने की कोशिश करता रहा तो उस वक्त भी आप लोगों के ज़हन में क्या एक दफ़ा आया कि वाकई मजहब के नाम पे कोई कत्ल होगा? नहीं, मजहबी रंग देते रहे हैं। यहाँ पे एक माह पहले भी एक कत्ल हुआ था, तो वो भी फजर की नमाज के टाइम पढ़ने जा रहे थे, वो अहले तशी के थे, तो उनका कत्ल हुआ था। वो भी मजहबी रंग ही दिया गया है उसे। तो अभी तक उसका सुराग नहीं मिला। मलिक वसीम भी यही कोशिश कर रहा था, वो भी ऐसा ही रंग देना चाह रहा था। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि एक शख्स अपने सगे भाई को, सगा भाई, मैं बार बार कह रही हूँ कि ना माँ सुतेली ना बाप सुतेला, और वो भाई जिसने 6 साल की उम्र से लेकर उसको यहाँ तक पाल पोस के बड़ा किया और उसके बच्चों का खर्चा उठा रहा था, उस भाई को सिर्फ 1 कनाल जमीन के एवज उसने दिमाग में गोलियां मारने की कोशिश की, लेकिन एक गोली लगी और उससे उनकी डेथ हो गई। और अगर वो दूसरी मार के शायद वो जख्मी छलनी कर देता, शायद वहाँ पे चेहरा भी शिनाख्त में ना आता, अगर दूसरा फायर भी लग जाता, किस बुरी तरीके से वो मारता। उसने इस कदर बर्बरी ढाई क्यों? बहुत सारे क्यों हैं, इनके जवाब प्रोग्राम के एंड तक मैं आपके सामने खुलासा करके रखती हूँ। मुकदमा दर्ज होने के बाद नेक्स्ट डे ही मुझे पता चला बड़े बावसूख ज़राए से कि मौका पर जो सबसे पहले 2 भाई पहुंचे थे, इनके भतीजे जो तैमूर और उसामा, ये दोनों भाई ही सबसे पहले मौका पे पहुंचे थे, जिन्होंने ही डेड बॉडी को देखने के बाद फ़ौरन उनके बेटे को, मकतूल के बेटे रेहान को फ़ोन किया था। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि उसने डेड बॉडी को देखने के बाद जो फ़ोन किया, वो एक तो मकतूल के फ़ोन से कॉल कर रहा है और दूसरा उसने कहा कि आपके वालिद साहब छत से गिर गए हैं। तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि एक बंदे की डेथ जो है वो अपने कमरे में सोफे पर हुई है और वो बज़रिया फायर आर्म है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो उसने कैसे कह दिया कि छत से गिरे हैं? मुझे उसी बात पे शक हुआ, जिसका फिर मैंने वसीम साहब जो कि इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, अपने भाई के कत्ल की, सबसे वो आगे भी थे, पहले काउंसलर भी रह चुके हैं, बड़े इलाके के वेल नोन शख्स थे,
तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको इस हवाले से बाद में बताऊंगा, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं, मैं तस्दीक करके बताता हूँ। और इसके बाद मैंने वसीम साहब से काफ़ी दफ़ा कहा कि आप अपने भतीजे को लेके आए तैमूर को, उसने ऐसी कॉल की है, तो वो उस बात को अवॉइड करते रहे। फिर मैंने जो मकतूल का बेटा था रेहान, उसको बुला के पूछा कि आपको आपके कज़न ने ये कॉल की थी छत से गिरने वाली, फिर उसने मुझे बताया कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस पर मैं मुतअद्दिद बार कहता रहा वसीम साहब को, उनके बाकी अजीज़ों को, जी आप तैमूर को लेके आए, ये बात तस्दीक करनी है। क्या वजह थी कि तैमूर को अरेस्ट करने नहीं गए, इस दौरान सिर्फ कहते रहे? जी बिल्कुल, चूँकि वो उनका मौक़िफ़ था कि हमारा ख़ानदान में फिर झगड़ा पैदा हो जाएगा कि हमने पकड़ा दिया अपने भतीजे बेटे को, तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, हम उसको आपके सामने ले आएंगे। चूँकि हमारे पास कोई माकूल उस वक्त तक एविडेंस नहीं थी, मुझे सिर्फ ये शक था कि ये जो इसने इससे बात की है लाजमी इसमें कोई इसके अंदर बात है जो मैंने इससे इंटरोगेट करनी है। चूँकि इससे पहले भी हेला में कुछ मामला ऐसे थे कि इनके जो आपस में जो इनके इख्तलाफात है, जिस वजह से ये इसको मजहबी रंग देने की भी कोशिश करते हैं लोग। ठीक है। तो मैंने उस हवाले से फिर बड़ा मोहतात अंदाज में इनको बुलाता रहा। इस दौरान ये मुख्तलिफ ज़रिए से मुझ पर प्रेशराइज भी करते रहे, जी हमारे आप मुलज़म फ़लाँ को पकड़ लें, फ़लाँ को पकड़ लें। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए गाँव के जो अपने मुखालफ थे, किसी से प्लाट का तनाज़ा है, किसी से वैसे कुछ मामला इनके चल रहे इख्तलाफात हैं। हमने उन लोगों को बुलाया, चेक किया, इंटरोगेट किया और उनको हम फारिग करते रहे। अल्टीमेटली फिर मैंने तैमूर को जो है वो गिरफ़्तार किया और तैमूर की मैंने जो तफ्तीश की तो उसने फिर सारा राज उगल दिया कि ये कत्ल असल में उसने नहीं बल्कि वसीम ने किया और उसके सामने उसने अपने भाई अकील को फायर। मेरा नाम तैमूर है, मैं सोने आ चाहता ना कि फायर चाचा वसीम मारे। तू नहीं मारिया फायर? मैं नहीं मारे। पक्की गल है? चाचे वसीम फायर मारे? तेरे भाई फायर मारे होवे? वसीम मारे? वसीम मारे। तू डरदे तो नहीं कहन दिया किसी और मारे तो वसीम का नाम लेंदा होवे? नहीं सर जी नहीं। वसीम ने मारे? तू आप देखिए फायर मार दे, आप देखिए। ये तैमूर जो है ये इनके तीसरे भाई शकील का बेटा है, जो मरने वाले का भी भतीजा है और मारने वाले वसीम का भी भतीजा है। कॉज ऑफ मर्डर क्या है? जी ये जब हमने फिर वसीम को गिरफ्तार किया और उसे इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि उसका ज़मीन का कुछ तनाज़ा अपने भाई के साथ चल रहा था। जब उसने 1 कनाल ज़मीन का मुतालबा किया जो कि मेन रोड पे थी, तो भाई ने इनकार किया, तो उसने वहाँ मौका जानकर उसी वक्त पिस्टल निकाला और उसको उसने फायर कर दिया। और जब उसने फायर किया तो उसका सिक्का जो है फंस गया, दूसरा फिर उससे हो नहीं सका। अदरवाइज वो 2 करने गया था। जी बिल्कुल, उसका इरादा था। वेपन उसके पास लाइसेंस था? नहीं, वेपन लाइसेंस नहीं था, लेकिन ये गांव से हमें तस्दीक हुई थी कि ये अक्सर अपने पास वेपन रखता है, जिसको फिर उसने तस्लीम किया कि उसके पास। यानी कि छोटा जुर्म तो पहले ही वो कर रहा था, वेपन पास रखने वाला, और अब वो कातिल भी हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, ऐसे में किसी किस्म का कोई प्रेशर, क्योंकि आपने बताया कि गांव के अंदर से मजहबी पहले भी इस तरह के मामला हो चुके हैं, कोई किसी किस्म का प्रेशर आया पुलिस के ऊपर? नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। जब हमने इस बात को सारे को तफ्तीश कर ली, सारी चीज़ें मंजरियाम पे आ गई, फिर हमने गांव के लोगों को बुलवा के इकट्ठा किया और उनके सामने इस बात की उसने खुद फिर तस्लीम किया कि मैंने ये जुर्म किया है और मुझसे ये गलती हुई। ठीक, बहुत शुक्रिया असद साहब। जो डिटेल्स आपके पास थी, जो कुछ पुलिस ने इंटरोगेट किया, वो हमें डिटेल्स बताएं। वापस मुलजिम की जानिब चलेंगे और आपको सुनवाएंगे कि अब वो सच किस तरह से बोलता है और हाँ झूठ का पकड़ा जाता है। 4 माह तक इस कत्ल को छुपाने की जितनी कोशिश की, लोगों के सामने जनाजे पे सबसे ज्यादा रोए आप। जी ऐसे ही। मेरा बाप नुमा भाई चला गया। जी ऐसे ही। ऐसे ही है। तैमूर ने देखा, उसे भी आंखें निकाली। तैमूर को पुलिस के सामने पेश नहीं होने दिया गया। जीपीओ पे प्रेशर डाला, आईजी ऑफिस प्रेशर डाला, 4 लोग लेके गए मुख्तलिफ फिरकों से कि मजहबी रंग में आ जाए, पहले जो कत्ल एक हुआ था उस इलाके में, ये भी उसी रंग में चला जाए और ट्रेस आउट ना हो। और जब अल्टीमेटली ट्रेस आउट हुआ तो 4 माह तक जमीर पे जो बोझ था वो नजर नहीं आ रहा था किसी को भी। बिल्कुल बोझ था। जो ही मुझे होश आया कि ये मुझसे क्या हो गया। कितने अरसे बाद होश आया? हैंडकफ लगने के बाद? नहीं, उससे बहुत पहले मुझे होश, बल्कि बहुत पहले क्या, मुझे जनाजा से पहले ही होश आ गया था कि ये मुझसे क्या हो गया है। मगर मैंने जो भी किया, जैसे भी रोया धोया अपना बोझ हल्का करने के लिए और अपने इस दुख को मिटाने के लिए कि ये मैंने जो कुछ किया है ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया मुझसे, बस पेश होने से डरता था। कानून को गुमराह करने की क्या जरूरत थी? उस फैमिली को गुमराह करने की क्या जरूरत थी? इंतशार, एक कितना बड़ा इंतशार फैल सकता था इलाके में, मजहबी रंगत आ जाती तो सोचा था कितनी और जाने जा सकती थी कि पूरी सियासत खेल रहे थे? नहीं, हमारा कुछ इस तरह का किसी मसलक के साथ कोई ना अदावत
थी ना है। वो तो नहीं थी, लेकिन आपने कोशिश तो पूरी की ना। मेरे पास तमाम एविडेंस मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई टच दिया गया हो। हम तो यही कोशिश करते रहे हैं कि मैंने अंदर से पता था मैं कातिल हूँ। हाँ। तो कोशिश करने की क्या जरूरत थी भाई, पेश हो जाते। उनके बेटों के सामने जाके कहते मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा, मेरा ज़मीर जाग गया आज वो बेटियां डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, कातिल की बेटियां कहलाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। कहां करोगे उनके रिश्ते? आज जीने का मकाम ना अपनी औलाद के लिए छोड़ा है तो ना उन रिश्तों के लिए छोड़ा है जिसके जरिए इंसान माशरे में जीता है। रोज़े महशर तो जाके अल्लाह को जो जवाब देना है दुनिया में इंसान भरपाई कर जाता है अपने किए की। बिल्कुल ऐसे ही है। आज मिल जाएगी वो जायदाद? आज तो अपना सब कुछ गंवा बैठा हूं। लेकिन पशेमानी मुझे आज भी नहीं नजर आ रही। बहुत पशेमान हूं, ना सिर्फ पशेमान हूं बल्कि शर्मिंदगी की गहराइयों में उतरा हुआ हूं। पकड़े जाने के बाद नहीं, अपने ज़मीर पे तो बोझ लिए फिरता था। हुकूकुल्लाह की अगर गलती हुई हो, वहाँ पे कोई तलाफी हुई हो तो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, और अगर हुकूकुल इबाद में कहीं गुनाह कर बैठा है तो अल्लाह से तो माफ़ी मांगता है, लेकिन उस इंसान से या उसके वारिस जो पीछे होते हैं उनसे ज़रूर माफ़ी तलाफी होती है। इन 4 माह में कैसी नदामत थी ये, या वो तमाम जो ज़मीर की आवाज़ थी वो लोगों को वरगलाने के काम आ रही थी। दिन को अपने आप को छुपाने की कोशिश करता था और रात को सारी सारी रात बैठ के रोता था कि ये मुझसे कितना घिनौना जुर्म हो गया। इसीलिए रोजाना पुलिस को वरगलाने के लिए कोई नई तदबीर, अपने आप को बचाने की खातिर कि अब एक बहुत बड़ा जुर्म कर ही चुका हूँ, अपना एक बहुत बड़ा नुकसान कर ही चुका हूँ, तो कम से कम अब खुद बच जाऊँ। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने अपने सगे भाई को 1 कनाल ज़मीन के पीछे बेदर्दी से गोली मारी। 5 बेटियों का ये बाप, बेटियां यूनिवर्सिटी गोइंग डॉक्टर बन रही हैं, कोई इंजीनियर बन रही है, कोई लॉ ग्रेजुएट कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली कातिल की बेटियां। अपनी औलाद को तो इसने इस टैग से नवाजा ही नवाजा, लेकिन एक और अपना घर तो उजाड़ा ही उजाड़ा, एक और घर भी उजाड़ दिया। उस घर से उनका साहिबा, उनका शजर, उनका वो बाप। कहते हैं कि बाप बुजुर्ग भी हो और बिस्तर मर्ग के करीब भी हो ना, तो घर में उसकी सांसें चल रही होती हैं तो औलाद को बड़ा हौसला होता है। और उस औलाद के साथ साथ ये शख्स भी औलाद की तरह गालिबन 6 साल की उम्र से लेके अब तक पाला पोसा, यहाँ तक पहुँचाया, ना सिर्फ इसे, इसकी औलाद को भी। उसके बाद जब सिला देने पे आए, खून की सफ़ेदी कहूँ या मैं इमोशनलेस कहूँ, मैं इसे क्या लक़ब दूँ, क्योंकि ना सिर्फ इसने एक इंसान का कत्ल किया, इसने इंसानियत का कत्ल कर दिया, इसने रिश्तों का कत्ल कर दिया। ये शख्स हमारे सामने जिस वक्त मौजूद है, इसके रिश्तों का तो इससे एतबार उठ गया, लेकिन शायद हम सब देखने वालों का ऐसे लोगों की वजह से इंसानियत से एतबार उठ जाता है। हम ऐसे लोगों की वजह से अपने रिश्तों को शुकूक व शबाहत की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद डराना या टेरर फैलाना या लोगों को शायद ये समझाना नहीं होता कि ये हो गया वो हो गया, ये बताना होता है कि खुदारा रिश्तों की कदर कीजिए। जो रिश्ते अल्लाह पाक ने आपके लिए बनाए हैं, जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, या जो कवानीन कुदरत हैं, या जो कवानीन हमारी ज़मीन पर हमारे लिए बाद में बना दिए गए हैं आके, उन पर अमल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर इस शख्स की तरह एहसास नदामत के अलावा और कुछ रह ना जाए। आज के एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर किसी मैसेज के साथ, सीख के साथ, सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।